प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर इंटरनेशनल रिलेशन एंड इंडियन फॉरेन पॉलिसी की चर्चा करेंगे। इसका जो पहला चैप्टर है द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वैश्विक परिदृश्य, इसकी चर्चा विस्तार से आज हमें करनी है, क्योंकि आप सभी जानते हो इस द्वितीय प्रश्न पत्र में जब तक विद्यार्थियों को ये नहीं पता होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद क्या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम हुए, क्या अंतर्राष्ट्रीय विकास हुए, वो कौन कौन सी घटनाएं घटी जिनकी वजह से विश्व में अनेक परिवर्तन आए, विश्व के जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं उनमें परिवर्तन आए, तब तक इस विषय को ठीक ढंग से नहीं समझा जा सकता है। इसलिए इस विषय को ठीक ढंग से समझने के लिए आज मेरा प्रयास रहेगा कि मैं संक्षिप्त में आपको ये बताऊं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वैश्विक परिदृश्य क्या रहा। आप सभी जानते हो कि द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ सितंबर 1939 में हुआ तथा अंत अगस्त 1945 में अमेरिका द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराने के साथ हुआ था, और उसके तुरंत बाद ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। लेकिन इस द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद एकदम तुरंत ही क्या क्या नए परिवर्तन आए, जिससे कि पूरा अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीतिक परिदृश्य वो परिवर्तित हुआ, वो एक क्रम से अपने को जानना होगा। आप सभी जानते हो कि इस युद्ध की समाप्ति के बाद सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया वो आया था राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हम सभी जानते हैं कि यूरोप के तमाम देश, जिसमें इंग्लैंड, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, टर्की, इन तमाम देशों का पूरे तृतीय विश्व के देशों पर और अन्य पिछड़े हुए देशों पर नियंत्रण था, साम्राज्यवाद था, उपनिवेशवाद था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इन तमाम ये उपनिवेशवादी और साम्राज्यवादी शक्तियाँ थीं, उनका पतन हो गया और पूरे विश्व में सारे देश आज़ादी प्राप्त करते गए। इसलिए जो पहला सबसे बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिलता है अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में, वो है यूरोपीय प्रभुत्व का अंत। और उसके बाद नए नए क्या परिवर्तन आए, सबसे पहला और बड़ा परिवर्तन आया वो था 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन का गठन। आप सभी को विदित है कि 1919 में 18 में जब प्रथम विश्व समाप्त हुआ और 1919 में वर्साई की संधि के बाद एक लीग ऑफ नेशंस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई। उसका भी उद्देश्य ही रखा गया था कि वो भविष्य में किसी प्रकार का द्वितीय विश्व युद्ध ना हो। लेकिन अनेक प्रकार की तकनीकी खामियों के कारण लीग ऑफ नेशन अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाया और उसकी परिणति हमें द्वितीय विश्व युद्ध में देखने को मिलती है। इसीलिए इस अनुभव के आधार पर तमाम देशों ने ये प्रयास किया कि अब द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाया जाए जिसमें लीग ऑफ नेशन वाली कमियां ना हों, और वो इस प्रकार की सफलतापूर्वक अपने कार्य को करे जिससे कि दुनिया को पुनः किसी विश्व युद्ध का सामना न करना पड़े, क्योंकि विश्व युद्ध के घातक परिणाम मानव जाति ने 2 बार भुगत लिए थे। इसलिए तो सबसे बड़ा परिवर्तन हमें द्वितीय विश्व युद्ध में के बाद देखने को मिलता है वो है 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का गठन। और इस गठन की प्रक्रिया युद्ध के दौरान ही शुरू हो गई थी। आप सभी को पता है कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 2 ग्रुप बन गए थे, एक को कहते हैं एलाइड पावर्स और एक को कहते हैं एक्सिस पावर, मित्र राष्ट्र और ध्रुवीय राष्ट्र। मित्र राष्ट्रों में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, सोवियत संघ और बाद में चीन भी शामिल हुआ। ये 4-5 देश मिलकर के मित्र राष्ट्र थे। बाकी जो एक्सेस पावर, जो ध्रुवीय शक्तियाँ थीं, उनमें जर्मनी, जापान और इटली मुख्य रूप से ये थे। इन दोनों में युद्ध हुआ और आप सभी को पता है कि मित्र राष्ट्रों की विजय हुई थी। और इन मित्र राष्ट्रों ने युद्ध के दौरान ही, युद्धकालीन परिस्थितियों में ही एक दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठन के गठन की प्रक्रिया और प्रयास प्रारंभ कर दिए थे, और जिसकी फाइनल परिणति जो है, अंतिम परिणति 1945 में 24 अक्टूबर को यूएनओ के रूप में देखने को मिलती है। और यही कारण है कि 24 अक्टूबर 1945 को पूरा विश्व संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाता है। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन हमें देखने को मिला। एक बड़ा चार्टर था यूएनओ का, और उसका उद्देश्य ये था कि दुनिया में दोबारा किसी प्रकार के युद्ध की संभावनाएं हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएं। और इसका प्राथमिक उद्देश्य ये था कि दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखी जा सके और उसको स्थायित्व भी प्रदान किया जा सके। लेकिन इसके अलावा अन्य जो परिस्थितियां हमें देखने को मिलती हैं, जो आप सभी जानते हो, यूएनओ के गठन के बाद एक बड़ा परिवर्तन आया कि दुनिया 2 ग्रुप में बट गई, दुनिया 2 गुटों में बट गई। और ये 2 गुट जो बने वो वैचारिक द्वंद्व के आधार पर बने, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे। एक तो साम्यवादी विचारधारा थी
और दूसरी पूंजीवादी विचारधारा थी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में एक बड़ा परिवर्तन आया, उसको कहते हैं बाइपोलराइजेशन, द्विध्रुवीकरण। अर्थात दुनिया दो ध्रुवों में बट गई, पूंजीवादी ध्रुव और साम्यवादी ध्रुव। पूंजीवादी ध्रुव का नेतृत्व संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किया और साम्यवादी दुनिया का नेतृत्व सोवियत संघ ने किया। ये ध्रुवों के संघर्ष वैचारिक संघर्ष था, वैचारिक द्वंद्व था इनका। अपने अपने राजनीतिक वर्चस्व, वैचारिक वर्चस्व को स्थापित करने के लिए दुनिया में जो नए राष्ट्र आज़ादी प्राप्त कर रहे थे, जो पूंजीवाद और साम्राज्यवाद के शिकार रहे थे, उन राष्ट्रों को अपनी तरफ आकृष्ट करके और ये अपने अपने राजनीतिक वर्चस्व को स्थापित करने की होड़ इन दोनों देशों में, दोनों गुटों में डेवलप देखने को मिलती है, और इसी को कहा गया द्विध्रुवीकरण। लेकिन इसके साथ ही बात यही खत्म नहीं होती है। इस स्थिति के कारण विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक नई परिस्थिति उत्पन्न होती है, इसको कहते हैं शीत युद्ध। अर्थात इन दोनों गुटों में एक आंतरिक वैचारिक द्वंद्व और युद्ध शुरू हो गया, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, एक दूसरे के राजनीतिक वर्चस्व को समाप्त करने के लिए एक होड़, एक प्रक्रिया शुरू हो गई, और इस कारण पूरा दुनिया अविश्वास, शंका के माहौल में डूब गई, जिसको हम शीत युद्ध कहते हैं। इसके साथ ही हम आगे भी देखते हैं कि 1990 में सोवियत संघ और साम्यवादी गुट के विघटन के बाद ये द्विध्रुवीकरण की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो गई। आपको मालूम है कि शीत युद्ध का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध के प्रारंभ के जस्ट बाद ही शुरू हुआ, और ये चला 1990 तक, क्योंकि 1990 में जैसे ही सोवियत संघ का विघटन हुआ 1991 में, उसके तुरंत बाद ही पूरी शक्तियां अमेरिका में केंद्रित हो गई। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अमेरिका के चारों तरफ घूमने लगी, और उसके बाद का जो अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है उसको हम कहने लगे यूनिपोलराइजेशन, एक ध्रुवीकरण। क्योंकि 1990 में जो सोवियत संघ के राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचोव, उन्होंने पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट नाम की नीतियां लागू की, जिसका मतलब था आर्थिक खुलापन, और पेरेस्ट्रोइका जो है पुनः आर्थिक पुनर्निर्माण। ये सारी बातों के कारण क्या हुआ कि सोवियत संघ का विघटन हुआ, और सोवियत संघ के साम्यवादी विघटन के बाद पूर्वी यूरोप में जितनी भी साम्यवादी दुनिया थी वो वहाँ सब जगह साम्यवादी सरकारें गिर गईं, और पूंजीवादी और पाश्चात्य जो प्रजातंत्रवादी सरकारों की स्थापना हो गई। परिणाम ये हुआ कि दुनिया से साम्यवाद धीरे धीरे के समाप्त होने लगा, और पूरी शक्तियाँ अमेरिका के पास केंद्रित हो गईं। इस प्रकार की स्थिति को कहा गया यूनिपोलराइजेशन। इसके बाद हम देखते हैं कि अनेक क्षेत्रीय महत्व के अनेक संगठन दुनिया में हमें उभरते हुए नजर आते हैं, चाहे वो सैनिक संगठन हो, चाहे वो आर्थिक सामाजिक क्षेत्र के संगठन हो, और इन सारी क्षेत्रीय शक्तियों ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को एक अलग प्रकार से प्रभावित किया। इसलिए जब इन सारे क्षेत्रीय संगठन उभर के आए तो दुनिया का एक तीसरा डायमेंशन हमें देखने को मिलता है, वो है मल्टीपोलराइजेशन, बहुध्रुवीकरण। आपने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया में द्विध्रुवीकरण आया, अमेरिका और सोवियत संघ के मध्य जो है राजनीति का संचालन हुआ। 1990-91 के बाद सोवियत संघ का विघटन हुआ, साम्यवादी दुनिया का विघटन हुआ, सारी शक्तियां अमेरिका के पास केंद्रित हो गई, जिसको हमने एकल ध्रुवीकरण कहा, यूनिपोलराइजेशन कहा। और उसके तुरंत बाद ही जैसे जैसे क्षेत्रीय आधार पर नए नए शक्ति केंद्रों का उदय हुआ, सैनिक संधियों का उदय हुआ, सामाजिक और आर्थिक संगठनों का उदय हुआ, तो ये यूनिपोलराइजेशन वाली जो स्थिति है, जो एकल ध्रुवी वाली जो स्थिति है, इससे हटके मल्टीपोलराइजेशन की स्थिति हमें देखने को मिलती है, बहुध्रुवीकरण। और इसके बाद हम देखते हैं कि शीत युद्ध के दौरान एक नया परिवर्तन हमें देखने को मिला कि अनेक क्षेत्रीय और सैनिक संगठनों का उदय हुआ। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इन क्षेत्रीय सैनिक संगठनों का और अन्य आर्थिक संगठनों का ज्ञान भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति कहीं ना कहीं इन सैनिक और आर्थिक संगठनों से प्रभावित होती हुई नजर आती है। जैसे हम कह सकते हैं कि महत्वपूर्ण संगठन था नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को ब्रुसेल्स, बेल्जियम में हुई थी। इसका उद्देश्य ये था, ये पश्चिमी गुट ने बनाया था, अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा था। इसका उद्देश्य था कि सोवियत संघ अपने प्रभाव के कारण पूर्वी यूरोप में और पश्चिमी यूरोप में और दुनिया में अनेक प्रकार के देशों में अपना सैनिक भय दिखा के, अपनी आर्थिक मदद दे के इन नवोदित राष्ट्रों को अपने पक्ष में ना कर ले और अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित ना करे। तो पश्चिमी यूरोप में प्रजातंत्र की स्थापना के नाम पर इन सैनिक संधियों ने सोवियत संघ के विकास को, उसके प्रभाव को रोकने के लिए इस प्रकार का एक नाटो नाम का संगठन स्थापित किया। और इसके प्रत्युत्तर में ही सोवियत संघ ने वार्सा नाम की संधि की और वार्सा संगठन की स्थापना की।
ये वार्सा संगठन का उद्देश्य यही था कि जो 14 मई 1955 को स्थापित हुआ था पोलैंड के वार्सा में, इसका उद्देश्य ये था कि अमेरिका या पश्चिमी दुनिया अपने राजनीति के आधार पर, अपनी आर्थिक मदद के आधार पर, अपने सैनिक दबाव के आधार पर पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवादी सरकारों का पतन नहीं करे या उन देशों को प्रभाव में ला करके अपने वहाँ अपनी विचारधारा को स्थापित नहीं कर दे। इसलिए साम्यवादी प्रचार प्रसार के आधार पर वार्सा संधि की गई और वार्सा संगठन स्थापित किया गया। इसी प्रकार एक सीटो नाम का संगठन स्थापित हुआ, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दक्षिणी पूर्वी एशियाई संधि संगठन, जो 8 सितंबर 1954 को थाईलैंड के बैंकॉक में स्थापित हुआ। इसका उद्देश्य ये क्षेत्रीय आधार पर स्थापित हुए थे, उसी आधार पर इनके नाम है। जैसे मैंने नाटो बताया, तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात उत्तरी अटलांटिक महासागर है, उसके आसपास के जितने देश हैं, पश्चिमी यूरोप के आसपास के जितने देश हैं, वो उसमें शामिल हुए थे। सीटो में साउथ ईस्ट एशियन मतलब दक्षिणी पूर्वी एशियाई क्षेत्र में जितने देश हैं, इसलिए इसकी स्थापना बैंकॉक, थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। अर्थात यहाँ आसपास के देशों में साम्यवादी प्रसार, चीन के प्रसार को रोकने के लिए, रशियन प्रभाव को रोकने के लिए इस प्रकार की एक स्थापना की गई। इसी क्रम में एक सेंटो, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये मिडिल ईस्ट के अंदर, मध्य पूर्व में जो देश हैं, जहाँ गल्फ का एरिया माना जाता है, जो जहाँ तेल उत्पादन होता है, वो अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ ये स्थापना 1955 में हुई थी अंकारा में, तुर्की में। इसका भी उद्देश्य ही था कि यहाँ पर इन दोनों देशों में प्रतिद्वंद्विता लगी हुई थी, तो इस प्रकार के एक सैनिक संगठन स्थापित हुए थे। इसी क्रम में एक एनजेस नाम का संगठन स्थापित हुआ था, ANZUS, ऑस्ट्रेलिया ए से, NZ से न्यूजीलैंड और US से यूनाइटेड स्टेट्स। इन 3 देशों का संगठन जो 1 सितंबर 1951 को स्थापित हुआ था। उद्देश्य कमोवेश सबके यही हैं कि ये दोनों ही महाशक्तियाँ, दोनों ही ध्रुव, चाहे साम्यवादी नेतृत्व करने वाला सोवियत संघ और पूंजीवादी विचारधारा का, पाश्चात्य विचारधारा का नेतृत्व करने वाला अमेरिका, इन दोनों का उद्देश्य ही था कि किस प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो नई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति डेवलप हो रही थी, उसमें अपना परचम कैसे फहराया जाए, अपनी थानेदारी, अपना नेतृत्व कैसे स्थापित किया जाए, और इसके लिए अनेक प्रकार की सैनिक संधियों के आधार पर इनको मदद करना, नए देशों को, कमज़ोर देशों को, या दूसरे को डराना धमकाना या आर्थिक मदद देना। ये इन किन प्रकार ने दुनिया के तमाम इन नवोदित देशों को अपने पक्ष में करके और अपना बहुमत स्थापित करके सामने वाले पक्ष को कमज़ोर करने का प्रयास, यही इनका मूल मंतव्य रहा था। इसी क्रम में हमने देखा कि कुछ प्रकार के क्षेत्रीय आर्थिक संगठन भी स्थापित हुए थे जो काफ़ी महत्व रखते हैं। जैसे सार्क नाम का संगठन स्थापित हुआ था, SAARC, जो 8 दिसंबर 1985 को ढाका में हुआ था। सार्क का मतलब ये है कि दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। तो दक्षिण एशिया मतलब भारत के आसपास के जो 7 देश हैं, इन 7 देशों ने मिलकर के ये एक आर्थिक संगठन स्थापित किया था। इसमें भारत के आसपास के आप क्षेत्र, पाकिस्तान, नेपाल, भारत, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ये 7 देशों को मिलकर के बाद में अफगानिस्तान भी शामिल हो गया इसमें। तो इस प्रकार 8 देश हैं अब इसमें। ये 8 देशों सार्क का उद्देश्य ये था कि हम क्षेत्रीय आधार पर एक दूसरे की सामाजिक आर्थिक मदद करने के लिए, एक दूसरे के व्यापारिक वाणिज्यिक सहयोग करके, एक दूसरे के स्थानीय हितों को ध्यान में रखते हुए, सहयोग करते हुए अपना विकास करना, अपना क्षेत्रीय विकास करना, जैसे कि हम इन महाशक्तियों के नव उपनिवेशवाद के चंगुल में ना फंस पाएँ। ये इनका मूल उद्देश्य था। और इस उद्देश्य के आधार पर क्षेत्रीय ये सहयोग के लिए संगठन स्थापित किए, जिनमें मूल रूप से फ्री ट्रेड जोन बनाए गए। फ्री ट्रेड जोन मतलब मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाए गए, वस्तुओं को चिन्हित किया गया जिसमें व्यापारिक शर्तों को बहुत नरम किया गया, जिससे कि व्यापार बढ़ेगा, वाणिज्य बढ़ेगा, तो सभी देशों का उत्थान होगा, यहाँ के रहने वाले लोगों का आर्थिक उत्थान होगा। ये उद्देश्य से सार्क संगठन की स्थापना की। और कमोवेश इसी प्रकार की स्थापना आसियान नाम का संगठन स्थापित हुआ था, ASEAN, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों का संघ। इसमें भी वही देश दक्षिणी पूर्वी एशियाई, अर्थात दक्षिणी पूर्वी एशिया जो भी देश हैं, थाईलैंड, वियतनाम, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश इसमें शामिल हुए थे। ये 8 अगस्त 1967 को जकार्ता में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका भी उद्देश्य वही उद्देश्य था जो सार्क का था, मूल रूप से आर्थिक, वाणिज्यिक, व्यापारिक, शैक्षिक, इन क्षेत्रों में एक दूसरे का स्थानीय सहयोग करना, जिससे कि अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके और विदेशी
जो महाशक्तियों का जो पूंजी निवेश है उसमें रोक लग सके और स्थानीय हितों को ध्यान में रखकर सामूहिक सहअस्तित्व के आधार पर एक दूसरे का सहयोग करने के विचार को लेकर के ये संगठन स्थापित किए गए थे। इसी प्रकार का एक संगठन था OAU, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अफ्रीकन यूनिटी। अफ्रीका महाद्वीप के जो देश हैं उन्होंने एक संगठन बनाया था जो 25 मई 1963 को इथोपिया के आदिस अबाबा में हुआ था। इसका भी उद्देश्य ही था क्योंकि अफ्रीका के देश पिछड़े हुए देश थे, अर्थव्यवस्था कमजोर थी, रहन सहन का स्तर काफ़ी पिछड़ा हुआ था, तो इन देशों ने भी अपने आप का आपस में स्थानीय सहयोग के लिए ये संगठन बनाएगा। इसी प्रकार ओपेक नाम का संगठन भी हमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इस परिस्थितियों में देखने को मिलता है। ओपेक, OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 14 सितंबर 1960 को इसकी स्थापना हुई थी। पहले इसका हेडक्वार्टर जनेवा था, फिर बाद में वियना ट्रांसफर हुआ। इसका उद्देश्य जैसा नाम है कि पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग, वो देश जो तेल उत्पादन करते हैं, उत्पादन के बाद उनको निर्यात करते हैं, क्योंकि तेल एक ऐसा महत्वपूर्ण मिनरल है जो कि विकास के लिए परम आवश्यक है। चाहे कितनी बड़ी महाशक्तियाँ क्यों ना हो, तेल के बिना दुनिया का विकास संभव नहीं है। वो ठीक है कि आज अन्य प्रकार के एनर्जी सोर्सेज डेवलप हो गए हैं, सोलर एनर्जीज़ हैं, टाइडल एनर्जी है, एटॉमिक एनर्जीज़ हैं, लेकिन तेल का कोई विकल्प आज भी नहीं है। इसलिए तेल अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय और मुद्दा बन गया है। तो इन देशों ने अपने महत्व को बनाए रखने के लिए कि महाशक्तियाँ इनके ऊपर अपनी मोनोपोलाइज नीतियाँ इस पर लागू नहीं करें और ये स्वतंत्र रूप से अपनी नीतियों के आधार पर एक समान नीति बना करके और तेल का निर्यात कर सकें, जिससे कि अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करके अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सकें। इस उद्देश्य से ओपेक नाम संगठन स्थापित हुआ और ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को काफ़ी प्रभावित करता हुआ हमें देखने को मिलता है। इसी प्रकार एक ब्रिक्स नाम का संगठन स्थापित हुआ जो 2009 में संघाई में इसका हेडक्वार्टर है। 2009 में इसकी स्थापना हुई। इसका वर्ड्स हैं BRICS, B से ब्राज़ील, R से रशिया, I से इंडिया, C से चाइना और S से साउथ अफ्रीका। इन 5 देशों ने ये व्यापारिक वाणिज्यिक सहयोग के लिए संगठन स्थापित किया है म्यूचुअल कंसेंट के आधार पर। इसी प्रकार एक यूरोपियन यूनियन नाम का संगठन बना 1 नवंबर 1993 में। ब्रुसेल्स में इसका हेडक्वार्टर था। इसका उद्देश्य पूरे यूरोप के जितने भी देश थे, पश्चिमी यूरोपियन, इन सारे देशों ने मिलकर के अपना एक यूरोपियन यूनियन बनाया। सेम मुद्रा है ना, सेम यूरो पार्लियामेंट, यूरो डॉलर, जिससे कि विश्व में एक समान इकोनॉमी डेवलप कर सकें। लेकिन इसमें भी अनेक तकनीकी कमियां आई और इसमें जो ब्रिटेन था वो इससे अलग हो गया। ब्रेक्जिट जिसे कहते हैं, वो 31 जनवरी 2020 को भी उसका फाइनल पास होगा और वो उससे यूरोपियन यूनियन से अलग हो गया। तो ब्रेक्जिट नाम की घटना भी एक नया हमें देखने को मिलता है। तो इन सारी बातों के आधार पर मैं आपसे जो ये चर्चा की है, इसका उद्देश्य है कि थर्ड ईयर के जो विद्यार्थी हैं वो इस पेपर को समझने के लिए पहले ये ज़रूरी है कि दुनिया के नक्शे का ठीक से ढंग से अध्ययन करें। कौन सा देश कहाँ पर है और किस देश की क्या राजधानी है, किस देश के पास कौन सी नदियाँ हैं, पहाड़ कहाँ पर हैं, क्योंकि भूगोल एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और भूगोल को आप फिजिकल जब आप मैप देखोगे, उसके बाद पॉलिटिकल मैप वर्ल्ड का देखोगे, फिर उसके बाद इनके आपस में क्या संबंध रहे, इनमें कौन कौन से प्रादेशिक संगठन कौन से उभर के सामने आए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ये छोटी छोटी जो घटनाएं घटी, नए नए संगठन बने, इनके आधार पर हम अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का उचित प्रकार से विश्लेषण कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ विद्यार्थियों के शायद इस संक्षिप्त व्याख्यान से आप अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को समझने का एक बैकग्राउंड तैयार हुआ होगा। और अगला जो अपना लेक्चर होगा उसमें मैं द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम है, कौन कौन सी घटनाएं घटी जिनसे कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति प्रभावित हुई, उसका विस्तार से अध्ययन करेंगे। आशा है आपको विषय क्लियर हुआ होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।